आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की थियरी ऑन सोशल डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम सामाजिक विकास के हर पहलू को जानेंगे वाइगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखें और पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। इफ आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लेव वाइगोत्स्की। Who is Lev Vygotsky? Vygotsky कौन थे? Lev Vygotsky was a Russian psychologist and social constructivist. Vygotsky एक Russian psychologist और social constructivist थे. He developed the theory of socio-cultural development, which is also popularly known as social development theory. उन्होंने socio-cultural theory develop की, जिसे हम पॉपुलरली सोशल डेवलपमेंट थियरी के नाम से जानते हैं। मेजर बीएड सब्जेक्ट्स या फिर सीटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि चाइल्डहुड एंड पेडागोगी और लर्निंग एंड टीचिंग में इनकी थियरीज बहुत अहम रोल प्ले करती है। वाइगोत्स्कीज थियरी एम्फसाइज द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। वाइगोत्स्की का मानना है कि सोसाइटी और कल्चर बच्चों के विकास में एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम रोल प्ले करती है। He believed strongly that community plays a central role in the process of making meaning. इसीलिए उन्होंने अपनी थियरी में इन दोनों पॉइंट्स को एम्फसाइज किया, मतलब महत्व दिया। किसी भी बात या इवेंट का मतलब बनाने के लिए हमारी कम्युनिटी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। इस बात पर वाइगोत्स्की स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और जोर देते हैं। What is socio-cultural theory? Socio-cultural theory stresses the role that social interaction plays in psychological development. इस थियोरी में सोशल इंटरेक्शन को एक पर्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है, इस बात को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस थियोरी के According to the socio-cultural perspective, our psychological growth is guided by people in our lives who are in mentor type roles such as teachers and parents. इस थियोरी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को हमारे साथ हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेंटोर्स टाइप के होते हैं जैसे कि टीचर्स या फिर पेरेंट्स। सोशियो कल्चरल थियोरी इज बेस्ड ऑन 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सोशियो कल्चरल थियोरी को अगर आपको जानना है तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन मतलब आप किस तरह के लोगों के साथ में इंटरैक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो। सेकेंड एस्पेक्ट है लैंग्वेज, किस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरीके से आपके साथ बात करते हैं, वो फ़र्क पड़ता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। एंड लास्ट एस्पेक्ट है कल्चर, किस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग। ये सारे फैक्टर्स एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है और शेप करता है। सो इसीलिए इन तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप सोशल डेवलपमेंट थियरी को पढ़ोगे। इस थियरी को और डिटेल्स में जानने के लिए हमको डिस्कस करनी पड़ेंगी इसके कुछ मेजर थीम्स। इसमें सबसे पहला थीम है मोर नॉलेजेबल अदर। MKO refers to someone who has a better understanding or a higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept. MKO हम उस व्यक्ति को रेफर कर सकते हैं या कह सकते हैं जो लर्नर से थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है या उसकी कैपेबिलिटी जो है ना, जो लर्नर सीख रहा है उससे बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप टीचर को कह सकते हो, कोई एडल्ट हो गया, कोई एडवांस स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं एंड उनकी जो नॉलेज, उनकी जो IQ है, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो नॉर्मली जो स्लो लर्नर्स है उनसे बेटर होगा। तो ऑब्वियसली जो स्लो लर्नर है उसके केस में अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो लर्नर्स है ये एडवांस हो सकते हैं। एंड इवन समटाइम्स कंप्यूटर को भी मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि MKO माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास वो सारे कंसेप्ट या फिर वो इन्फॉर्मेशन हो पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, हम एक व्यक्ति इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता है, पर एक सिंगल कंप्यूटर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। तो इसीलिए समटाइम्स कंप्यूटर को भी मोर नॉलेजेबल अदर माना जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थीम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD. This is an important concept that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and the encouragement from a skilled partner.
ZPD एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको ये डिफरेंस बताता है कि एक बच्चा खुद क्या इंडिपेंडेंटली अचीव कर सकता है और वो गाइडेंस किसी स्किल्ड पार्टनर या टीचर की मदद से क्या अचीव कर सकता है। ZPD 3 स्टेजेस में फंक्शन करता है। पहला स्टेज वो थिंग्स द चाइल्ड जस्ट कांट डू येट रिगार्डलेस ऑफ स्कैफोल्डिंग, मतलब बच्चा खुद क्या चीज नहीं कर सकता है जब तक उसको स्कैफोल्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है। स्कैफोल्डिंग मतलब मदद होती है, सपोर्ट होता है। इसके बाद का स्टेप आता है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो स्टेज है वेयर थिंग्स द चाइल्ड कैन डू विथ अ बिट ऑफ हेल्प। ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा मदद से कोई एक पर्टिकुलर काम को करना सीख रहा है। दिस इज द स्पेस वेयर लर्निंग एंड ग्रोथ अकर्स। ये वो स्पेस है जहाँ पर बच्चे की लर्निंग और ग्रोथ दोनों ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा शुरुआत में अकेले साइकिल चलाना नहीं जानता है। ZPD लेवल में क्या होता है, वहाँ पर कोई एक एडल्ट व्यक्ति, चाहे उस बच्चे का फादर हो या फिर कोई उसका भाई हो या कोई फ्रेंड हो जिसे ऑलरेडी साइकिल चलानी आती है, वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको साइकिल चलाना सिखाता है। एंड फाइनली आफ्टर ZPD द थर्ड स्टेज कम्स वेयर द चाइल्ड कैन डू ऑल थिंग्स ऑन देयर ओन। फाइनली बच्चा इंडिपेंडेंटली थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर वो इंडिपेंडेंटली पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर किसी काम को या टास्क को, प्रोसेस को कर सकता है। And our next and last theme is scaffolding. Scaffolding is a temporary help provided to the students or learners. जो भी व्यक्ति लर्नर कह लीजिए या स्टूडेंट कह लीजिए, जब वो सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस में है, उसे जो टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेटर or more competent peer to support the students as he or she is led through the zone of proximal development. जब एक लर्नर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के स्टेज पर है जहाँ पर उसे किसी की मदद की जरूरत होती है, तो वहाँ पर कोई एजुकेटर या फिर कोई एडल्ट या फिर पीयर जो उस बच्चे के साथ पढ़ता है, उस लर्नर के साथ पढ़ता है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो उसको सिखाता है। पर्टिकुलर टास्क कह लीजिए, कोई भी कंसेप्ट कह लीजिए, उस हेल्प को, उस स्टेज को हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। हम वाइगोत्स्की की सोशल डेवलपमेंट थियरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट मतलब हमारे समाज में हमारा क्या विकास हो रहा है, किस तरीके से हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में। जब हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट टूल की ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारी भाषा, वो है हमारी लैंग्वेज। अब हम वाइगोत्स्की के पर्सपेक्टिव लैंग्वेज के लिए क्या है डिस्कस करते हैं। वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। एक व्यक्ति जब अपने आसपास के लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके कम्युनिकेशन के लिए, उसके इंटरैक्शन के लिए लैंग्वेज जो सबसे बड़ा टूल है वो उसकी मदद करता है। तो इस तरीके से जो एक व्यक्ति का लैंग्वेज है, जो उसकी भाषा है, वो डेवलप होती है, जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर इंसान, वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने आसपास के लोगों के साथ में शेयर कर पाता है। फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, लैंग्वेज इज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। मैंने कहा था ना आपको कि अगर हमको बाहरी दुनिया के साथ में कम्युनिकेट करना है, इंटरैक्ट करना है, तो भाषा ही एक सबसे अहम और ग्रेटेस्ट टूल कहलाता है। उसकी मदद से ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेज के 3 प्रकार होते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच मतलब वो स्पीच जो एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए इनिशियल लेवल में यूज़ करता है। अपने इमोशंस को, जो उसकी सिंपल फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एकदम ही बच्चा बोल नहीं पाता है तो वो रोकर अपनी परेशानी जाहिर करता है। जब बच्चा खुश होता है तो हंसकर अपनी खुशी जाहिर करता है। पर जब धीरे धीरे एक बच्चा स्पीच डेवलप कर लेता है, मतलब वो लैंग्वेज को सीख लेता है, तब वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने वांट्स, इन सब के लिए सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को भूख लगी होती है तो वो सिंपली कहेगा आई वांट मिल्क, मुझे दूध चाहिए, मुझे पानी चाहिए। जो उसको सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं, उसको वो एक्सप्रेस करना धीरे धीरे इस लेवल में सीख जाता है। उसे हम कहते हैं सोशल स्पीच। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज प्राइवेट स्पीच।
ये वो स्पीच है जो हमको यूजुअली 3 से 7 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। इसे ईगो सेंट्रिक स्पीच भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा ना वो अपने आप से बातें करता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इन द फर्स्ट स्टेज कि जो बच्चा है वो दूसरों से कम्युनिकेट कर रहा है, अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी फीलिंग्स, अपने वॉन्ट्स को वो सिंपल वर्ड्स में, सिंपल सेंटेंस के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा खुद से ही बातें करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इनिशियल लेवल में बच्चा काउंटिंग करना सीखता है, अगर आप उसे कुछ भी नंबर्स दे दो काउंट करने के लिए, तो अपने फिंगर्स निकालकर जोर जोर से काउंटिंग करता है। पर वो जोर जोर से इसलिए काउंटिंग नहीं करता है कि वो सामने वाले को बताना चाहता है कि वो क्या काउंट कर रहा है। वो अपने आप को समझने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को समझने के लिए जोर जोर से अपने आप में ही बातें करने की कोशिश करता है। इस स्टेज में जो प्राइवेट स्पीच का स्टेज है, जिसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं, ये एक ब्रिज के जैसा काम करता है स्टेज 1 और स्टेज 3 में। एंड हमारा लास्ट स्टेज है साइलेंट इनर स्पीच। ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा एक्सपर्टीज को अचीव कर चुका है, उसकी जो स्पीच है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। अब वो इसलिए अपने आप से बातें करता है ताकि वो अपने मन के अंदर ही रखे, उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाहर जाहिर करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके काम के थ्रू उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो एक्सपर्टीज़ है, वो अपने आप दिखने लगता है। फॉर एग्जांपल, आप एक एडिशन का सम किसी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को दे दो और किसी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को दे दो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्पीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जो 3rd स्टैंडर्ड वाला बच्चा है वो अपनी उंगलियों से काउंटिंग करेगा या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काउंटिंग करेगा और जोर जोर से काउंटिंग करेगा, सो दैट ही कैन मेक श्योर कि वो जो काउंटिंग कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट जो यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है या 5th या 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो क्या करेगा, साइलेंटली अपने माइंड में काउंट करेगा, वो लोगों को बताएगा नहीं। ऑटोमेटिकली जब वो अपने आंसर्स को लिखेगा, आप तभी समझ जाओगे हाँ इस बच्चे को एडिशन आती है, इसने प्रॉपर काउंटिंग कर लिया है, मतलब इसको काउंटिंग अच्छी तरीके से आती है। तो इस तरीके से जो हमारा स्पीच है, जो हमारा लैंग्वेज है, वो डेवलप होता है 3 अलग अलग स्टेजेस में। जो प्राइवेट स्पीच है वो सोशल स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच के बीच में ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है। क्लियर? जो थियरीज होते हैं ना वो अपने आप में ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल्स यूज़ कर रही हूँ या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत ही इजी एग्जांपल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो इस थियरी को समझने में, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कंसेप्ट है और इतने सारी थियरीज है कि हमको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ एज अ टीचर, आपने इस थियरी से क्या सीखा और किस तरीके से आप इस थियरी को अपने क्लासरूम में अप्लाई करोगे, इसके लिए डिस्कस करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड लेसन्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा लेसन प्लान होता है, हर रोज क्लास में जाने से पहले आप एक क्लास में क्या एक्टिविटी करवाने वाले हो, इसकी आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो क्लास का पर्टिकुलर टाइम है, जो ड्यूरेशन है 30 मिनट से 40 मिनट से, वो कम्प्लीटली इफेक्टिव हो। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है यूजिंग हिंट्स, प्रॉम्प्ट्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। कोई भी कंसेप्ट जो आप क्लासरूम में सिखा रहे हो, उसे समझाते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे हिंट्स का। हिंट्स का इस्तेमाल करने से क्या होगा, बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, वो अपने दिमाग पर जोर देंगे और सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे कि टीचर किस बारे में बात कर रहा है। इससे क्या होगा, बच्चों का जो माइंड है वो भी शार्प होगा एंड वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। Second thing what you have to do is to give them prompts और demonstrations properly so that बच्चे क्या करें, देख कर सीख सके। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो स्लो लर्नर्स होते हैं और ऐसे बच्चों के साथ में डील करने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ कंसेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके बताना, समझाना बहुत अच्छा रहेगा और इफेक्टिव रहेगा, जहाँ पर एक अच्छी लर्निंग पॉसिबल हो सकेगी। थर्ड थिंग आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई कंसेप्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेकर डिस्कस करना है, तो वहाँ पर आप उनको बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का, डायरेक्ट गाइडेंस का, एक्सप्लेनेशन का सहारा ले सकते हो। क्लियर? थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको क्या कहा था, ये वो गाइडेंस है, ये वो सपोर्ट है जब बच्चे को खुद को नहीं आता है। ठीक है,
जब तक बच्चा एक्सपर्टीज अचीव नहीं कर लेता है, इंडिविजुअली कोई एक पर्टिकुलर टास्क या कंसेप्ट को समझ नहीं पाता है, तब तक जो सपोर्ट या जो गाइडेंस आप प्रोवाइड करोगे उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। सो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गाइडेंस से, हमारे ही मार्गदर्शन से बच्चा आगे बढ़ेगा और सही तरीके से चीज़ों को सीख सकता है। क्लियर? एंड लास्ट इम्प्लीकेशन है एनकरेजिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना क्लासरूम में सिर्फ टीचिंग ही हो रहा है। बच्चा सामने से क्या सीखने की कोशिश कर रहा है, बच्चे का पार्टिसिपेशन क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये सबको हमको इन्वॉल्व करना है क्लासरूम में। जब हम कोई भी कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर टास्क या टॉपिक सिखा रहे हो। क्लियर टू एवरीवन? आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये थियरी अच्छी तरीके से और इजीली समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको आज का हमारे सेशन पसंद आया है, मेक श्योर कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।